जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका शाह को था डर। चुनाव आयोग में ज्ञानेश के खिलाफ बगावत, अफसर ने दे दिया इस्तीफा, दिखाए बेईमानी के सबूत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या चुनाव आयोग के अंदर भयंकर बवाल के बाद में अब मोदी, शाह और ज्ञानेश ये मान लेंगे कि गलतियां तो हो रही हैं और गलती जानबूझकर हुई है या की गई है? आखिर चुनाव आयोग के अधिकारी ने बेईमानी का सबूत दिखाते हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से ज्यादा चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश में लगी रहती है, क्योंकि वही तो है बैकबोन जिसकी बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम कुछ भी कीजिए, क्योंकि पता है जीत कर तो हम ही को आना है। अब दोस्तों हुआ क्या है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा खुद चुनाव आयोग के अधिकारी ने करके देश में भूचाल ला दिया। लोग कहने लगे कि अब तो खुद चुनाव आयोग के अधिकारी ही ज्ञानेश कुमार की बेईमानियों पर सवाल उठा रहे हैं। मगर दोस्तों, बात सिर्फ चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग की पोल खोलने तक नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के उस अधिकारी एईआरओ ने इस्तीफा भी देकर के एक अलग तरीके का भूचाल खड़ा किया है। इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि कई असली मतदाताओं के नाम गलत तरीके से जानबूझ करके वोटर लिस्ट से हटाने की बड़ी पैमाने पर साजिश चल रही है। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। तभी पश्चिम बंगाल के एसआईआर की प्रक्रिया में एआरओ के इस्तीफे के बाद में एक नई तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये साजिश रची गई। बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामले में डाला जा रहा है। यानी कि दोस्तों, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामले उन वोटरों से जुड़े हैं जिनकी फैमिली ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा पाया गया। आरोप लगाया उन्होंने कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की एक साजिश है। इसीलिए बागनान विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ मौसम सरकार ने दरअसल अपना इस्तीफा अपने उच्च अधिकारी को सौंप दिया है। एसआईआर से जुड़े अपने काम से छुट्टी देने का अनुरोध उन्होंने किया। उन्होंने पत्र सौंपा और फिर शुक्रवार रात को यह मामला जब सामने आया, जब एआरओ अच्युत कुमार मंडल ने पत्र मिलने की बात स्वीकार कर ली और यह कहा कि उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों के पास भेजा है। दोस्तों, ये एक मामला नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी खुद ऐसे ही धांधलियां हैं। खुद अखिलेश यादव सवाल उठा रहे। मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में,
अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। दोस्तों, मौसम सरकार बागनान ब्लॉक नंबर 2 के ब्लॉक आपदा प्रबंधन विभाग में एक अधिकारी हैं। बागनान ब्लॉक नंबर 2 में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर सुनवाई 14 जनवरी को शुरू होने वाली है। उस ब्लॉक में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 24,000 है। मौसम सरकार ने इस सुनवाई से पहले एआरओ के पद से छुट्टी मांगी है। अपने पत्र में बताया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बताए गए नामों में स्पेलिंग की गलतियां 2002 की वोटर लिस्ट में थी, लेकिन बाद में आम नागरिकों ने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म नंबर 8 भरकर उन्हें ठीक कराया। और दरअसल यही कारण है कि उनके नामों की स्पेलिंग में गड़बड़ी हुई और यह बात उम्र की गलतियों पर भी लागू है। यानी कि दोस्तों, जिन लोगों के नाम 2002-3 की वोटर लिस्ट में जिस अंदाज में थे, जिस स्पेलिंग के साथ थे, उम्र उनकी जो लिखी हुई थी, बाद में अगर उन्होंने ठीक करा लिया और अब जो एसआईआर हो रहा है उसमें उसको मिसमैच मान रहा है चुनाव आयोग। और ऐसे में विपक्षियों के, यानी कि गैर बीजेपी, गैर एनडीए वालों के वोटर्स को, उनके नाम को काटा जा रहा है। इस मामले में मौसम बाबू ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरा मानना है इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब नहीं। बड़ी संख्या में लोगों और हाशिए पर पड़े समुदाय के लोगों के वोट रद्द करने के इरादे से यह किया गया है। वो बताते हैं कि उनके पास लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए जरूरी 12 दस्तावेज नहीं है। उनके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा। इससे एक खास वर्ग के लोगों और हाशिए पर पड़े समुदाय के कई लोगों को परेशानी है। और इसी बीच हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पी दीपा प्रिया ने इस मामले पर टिप्पणी जिनसे मांगी गई, लेकिन वो खामोशी से निकल गए। दरअसल दोस्तों, कथित तौर पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी और चुनाव आयोग ऐसा ही और इसी मानसिकता वाले अधिकारियों को ड्यूटीज पर तैनात कर रही है जो बीजेपी के वैचारिक तौर पर बीजेपी के साथ में जुड़े हों, कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया है, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है? और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। मतलब देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाते हैं। देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य गया भाड़ में। चुनाव आयोग तो है ही इनके पास सत्ता दिलाने के लिए। तभी तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम बटेंगे कटेंगे, मस्जिद मंदिर का राग अलापते रहते हैं। और यही स्थिति दोस्तों, एसआईआर दरअसल सिर्फ आपके वोटर लिस्ट को या आपके नामों को प्यूरिफाई करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक पंडित जो तर्क देते हैं कि सरकार की ऐसी मंशा जो कि आने वाले वर्षों में आपके सामने आएगी। क्योंकि दोस्तों, जो लोग इस बात को कहते हैं कि एनआरसी बैकडोर से लागू करने की कोशिश, यानी कि गृह मंत्री शाह के पास में कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, एसआईआर को ऐसी प्लानिंग के तहत लागू किया ताकि उनका एनआरसी करने का जो फॉर्मूला है अपने आप पूरा हो जाए। जहां एसआईआर करने की जरूरत है असम में, वहां पर इन्होंने कराया ही नहीं और इस बात का जवाब आज तक नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं इन सब में। पर्सनली मैं आपको बताऊं, अपने 20 वर्षों के पत्रकारिता के करियर में जितना मैंने कांग्रेस, बीजेपी, कोर्ट, क्राइम को कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अब तक एसआईआर के मामले को लेकर अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अरावली की पहाड़ियों पर सो मोटो ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में
फैसला पलटा। लेकिन दो महत्वपूर्ण फैसले जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुना देना चाहिए। एक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला मामला लटकाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रखा हुआ है? एसआईआर के मामले पर फैसला देने के लिए लटकाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रखा हुआ है? सवाल उठा सकते हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई। और इसीलिए जो लोग ये कहते हैं, आप देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे सोशल डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को माइक लेकर बेचारे गांव देहात ग्रामीण आम जनता के बीच में जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिक गई है कोर्ट, बिक गया है मीडिया। अपनी भाषा में बड़ी सादगी के साथ इस बात का जिक्र करते हैं। क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है? आप याद करिए, ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए। यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। अपनी राय लिखें।